सबब उन्हें अचानक लौटना पड़ा है, लेकिन उनका मंसूबा क्या है, इस पर अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। कुछ आलमी मीडिया अरब लीग ड्रोन के हवाले से खबर दे रहे हैं कि अमेरिका की जंग में शामिल होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इन ज़राए का कहना है कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ ट्रंप न सिर्फ असलहों की सप्लाई के साथ दीगर ज़राए से भी जंग में ज़्यादा मुलविस होते नजर आ रहे हैं। इसराइल ईरान जंग को लेकर के अमेरिकी सदर के रवैये में तसलसल यानी लगातार एक संतुलन नहीं नज़र आ रहा है और वो कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ। खत्ते में तशवीश बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो पुतिन से बात कर जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को धमकी देने का सिलसिला भी जारी रखा है। हालिया जो ट्वीट उनका सामने आया है, तेहरान को खाली करो वगैरह वगैरह, इस तरह के बयानात आप देख सकते हैं। जौहरी मुआहदे पर राजी न होने के लिए ट्रंप लगातार ईरान की तनकीद कर रहा है और उनका कहना है कि ईरान को किसी भी कीमत पर जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जंग किसने शुरू की और क्यों जौहरी मुज़ाकरात, ये बातचीत जो चल रही थी उसे बीच में रोका गया? आखिर साजिशें किसकी थी? और जाहिर है कि जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है उसने क्यों हमला किया? मगरबी ममालिक भी इसकी हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है और करना भी चाहिए। खत्ते में कशीदगी का ये सबसे बड़ा सबब है और इस जंग से पहले इजराइल बारहा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले करने की धमकी देता रहा है। माना जा रहा है कि अरब ममालिक भी दरपर्दा इस मुहिम की हिमायत करते रहे हैं। जंग शुरू होने के फौरन बाद अमेरिकी सदर इन खबरों की तरदीद करते नजर आए और अमेरिका फौजी सतह पर इस जंग में मुलविस है, इसका भी परिणाम लोगों ने देख लिया। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कहा कि इजरायली हमले की अमेरिका को पहले से ही जानकारी थी। एक दिन वो इस जंग को शानदार कहते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो इसे इंतहाई खौफनाक जंग करार देते हैं। समझ से परे कि वो चाहते क्या हैं या फिर उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्या अमेरिका चूँकि इस वक्त इकोनॉमिकली या फिर हथियार के मामले में सुपर पावर है, यही वजह है कि जो एक संतुलन है वो नज़र नहीं आ रहा है और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति अमेरिका को शायद गलत टाइम पे मिल गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा डिफेंस स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इजराइल में भी उसका बड़ा जंगी असासा है और यही वजह है कि उसका असर दिखा। अमेरिका ने भी अभी तक बराह रास्त जंग में शामिल न होने की बात कबूल नहीं की है और ये नहीं कहा है कि जंग में यानी इसराइल वर्सेस ईरान के बीच में वो नहीं है। साथ साथ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को नाकाम बनाने के लिए मदद करने की बात तस्लीम ज़रूर की है। ईरान भी यही इल्ज़ाम लगा रहा है और ईरान का कहना है कि अमेरिकी हिमायत के बगैर इजराइल इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। गाज़ा के बाद तेहरान पर हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से पूरे मिडिल ईस्ट में गैर यकीनी सूरत हाल है और अरब ममालिक की तरफ से इजरायली हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत भी। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि अमेरिका और इजरायली क़यादत पर किस हद तक दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं। उधर खबर यह भी है कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात जंगी जहाज़ को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया है, जबकि परवाज के दौरान जंगी तैयारों में तेल भरने वाले 30 जदीद टैंकर यूरोप में मुंतकिल कर दिया गया है। बता दें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हज़ार के करीब फौजी मौजूद हैं। करीब कुछ लोग 50,000 भी मानते हैं। जंग के पेश नज़र अमेरिका ने पहले ही अपने सफारती अमलों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के साथ ही कौंसिल खाने को भी बंद करने का ऐलान किया था और इसके अलावा अपने शहरियों को इजराइल सफर के लिए ताज़ा एडवाइजरी भी जारी की है। तो अब तक जो कुछ हुआ या जो कुछ सारी चीज़ें नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे इन तमाम तर मामलों में उसकी तमाम तर जो बारीकियां हो सकती है वो हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें जाहिर है कि अधूरी रह गई होंगी और जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में वो बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कि इस मामले में अमेरिका का जो किरदार है वो कहाँ है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका चाहता है कि बातचीत हो, दूसरी तरफ वो न्यूक्लियर मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है, यानी ज़ाहिर है कि इसराइल के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही है और बगैर अमेरिका के पीठ थपथपाए इसराइल इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता। दूसरे दिन बात होनी है, उससे एक दिन पहले ही हमले हो जाते हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी गहराई को नापना ज़रूरी है और मैंने पहले ही कहा कि इसको जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और दुनिया भर में आपकी बात सुनी जाती है गौर से। सुहेल काज़मी साहब हैं, न सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं बल्कि एक बरसों से एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, तो इनकी नज़र ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट पे, यूरोप पे काफ़ी गहरी रही है। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं मौसमी सचदेवा साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जाहिर है कि उनसे हम तमाम तर चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। इनकी राय अलग होती है लेकिन नपी तुली हुई होती है।
सचदेवा साहबा, मैं सीधा आपकी तरफ मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि ये जो जंग छिड़ी है, जाहिर है कि जिसकी वजह से भी हो, जिसकी तरफ से भी हो, उसमें हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन असल में इसका मुद्दा क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कौन जंग चाह रहा है, कौन डिफेंसिव में रूप अख्तियार कर रहा है, और आने वाले टाइम पे दुनिया का रूपरेखा किस तरीके से बदलने जा रहा है? देखिए, अभी हमें देख रहा है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ हम मूव हो रहे हैं। एंड द क्वेश्चन ऑफ whose ally is a big question now. अब ये जंग सबको पता है, आई विल नॉट गो इनटू द न्यूज, जो ईरान के साथ नेगोशिएशन हो रहा है, बट इजराइल कह रहा है इट इज अ ग्लोबल वॉर फॉर द एंटायर ग्लोबल डेमोक्रेसी, द वर्ल्ड डेमोक्रेसी। जो इजराइल कह रहा है कि ये ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए वॉर है, ईरान कह रहा है ये ब्लास्फेमी है। इनफैक्ट वाशिंगटन कह रहा है कि जैसे अभी लास्ट वीक की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इट इज अ फाइट, इट इज अ वॉर अगेंस्ट इविल। सो सबका अपना अपना व्यू है यहाँ पे, एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट सब हर नेशन का अभी ये हो गया कि मतलब आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप फाइट कर सकते हो, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का नॉर्म्स जो है वो भी वायलेट हुआ दिख रहा है। सो ईरान एंड ऑल द मुस्लिम कंट्रीज नाउ दे आर वॉइसिंग टुगेदर। बट अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वॉशिंगटन का रोल क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प सडन एग्जिट जो G7 से उन्होंने किया है, इट इज अ लाउड सिग्नल। क्या यूएस इसमें अब एंटर होगा, या इट इज अ काइंड ऑफ प्योर प्रेशर टू ईरान? मुझे नहीं लगता ईरान इतना जल्दी मान भी जाएंगे या नेगोशिएशन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि दोनों, इजराइल भी इजराइल ने बोल दिया है अपने ऑब्जेक्टिव जब तक रीच नहीं करेंगे तब तक ये कोई सीज फायर की बात नहीं होगा। इनफैक्ट आज डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंट मैक्रोन को भी बोल दिया है, इट इज नॉट अबाउट सीज फायर, मच बिगर, समथिंग बिगर। सो व्हाट इज दिस समथिंग बिगर? क्या हम एक बड़ा युद्ध की तरफ जा रहे हैं? इट इज अ बिग क्वेश्चन, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट, क्योंकि हमें अमेरिकन ट्रूप्स भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल भी दिया है कि तेहरान को खाली वेकेट करने के लिए। सो दीज आर ऑल सिग्नलिंग टुवर्ड्स एन एस्केलेशन ऑफ वॉर। सीज फायर तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बोथ द साइड्स लॉस हो रहा है। बट I think Israel will not stop until and unless ईरान को पूरा जो न्यूक्लियर उनका बेस है ऑलरेडी बहुत पूरा खत्म जब तक नहीं कर देंगे, मुझे नहीं लगता। एंड नाउ डोनाल्ड ट्रम्प भी, मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ हिडन फैक्टर नाउ, वो न्यूट्रल होके या मीडिएटर नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। नाउ ही इज क्लियरली ओपनली टेकिंग द साइड ऑफ इजराइल, और उन्होंने कहा इट इज अ शेम, और उन्होंने कहा कि ईरान ने जो नेगोशिएशन एक्सेप्ट नहीं किया है, दे आर फुलिश। सो ही इज गिविंग अ डायरेक्ट वार्निंग टू ईरान नाउ। So we are looking at a new, अब देखना पड़ेगा कि सारे जो इवन सऊदी अरेबिया क्या वो साइलेंट रहेंगे या वो ओपनली डिक्लेयर करेंगे किसके साइड है। नाउ सारे मुस्लिम कंट्रीज जो एक साथ हो रहे हैं, एंड विल यूएस एंटर? नाउ इट इज अ बिग क्वेश्चन टू सी, लेट अस ऑब्जर्व। बट मुझे दिख रहा है कि वॉर एस्केलेट हो रहा है, एंड द एंटायर वर्ल्ड, Middle East disturbance and the entire world is disturbed now. We are moving towards world disorder. Hopefully we don't expect or we don't hope a World War III, but ये जो war चल रहा है, this is, we are moving towards a dangerous phase. And defense experts will be better, you know, they will able to explain. बिल्कुल, इसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं, और जाहिर है कि इस वजह से ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपकी तरफ सीधा आऊँगा और मैं चाहूँगा कि इसकी जो बारीकियाँ हैं वो इस हिसाब से हमें समझाइए कि जो प्राइमरी लेवल के लोग हैं, जो जिनकी समझ मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप के बारे में उतनी नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में नहीं, उन्हें भी समझ में आ जाए, एक प्रोफेसर लेवल को भी समझ में आ जाए, ताकि ये जो पूरा सिस्टम है किसी को अभी भी हतमी तौर पे समझ में नहीं आ रहा, और ये वो जिसको समझ में आ रहा है वो सही तरीके से समझा भी नहीं पा रहा। मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ईरान ने एक सम पॉइंट इन टाइम डिसाइड किया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। ईरान इराक वॉर में 8 साल तक वो लड़ाई चली। ईरान के पास काफी कम मात्रा में हथियार थे, इंफीरियर थे वो इराक से, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी डॉगेड रेजिस्टेंस के साथ लड़ाई लड़ी और वो इराक की धरती के अंदर लेके गए। जब वो वॉर खत्म हुई है तो ईरान के जो थिंक टैंक्स थे उन्होंने सोचा कि डिसीजन लिया कि हमको भी न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास होने चाहिए, और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो दुनिया को क्या खतरा है? दुनिया को खतरा ये है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाते हैं,
ईरान भी एक कंट्री है आउट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड में, जो 5 कंट्रीज जो अपनी आपको लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, ईरान भी उसमें से एक है। और वो न्यूक्लियर बॉम्ब के दम पे अपने आप को कहता है कि मुझे लीडर होना चाहिए। परंतु अगर इसके बाद आ जाते हैं तो सोमालिया, लीबिया, सीरिया, टर्की, ये सब कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो जाएगी। और समझिए उसको दुनिया का क्या होगा। आज दुनिया में 12,000 के करीबन बताया जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, परंतु आपको सिर्फ 100 न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। अगर वो फटे तो पूरी की पूरी दुनिया धुआं के अंदर एंगल्फ हो जाएगी। और जब वो धुआं निकलेगा वो अपने साथ ओजोन लेयर को लेके उड़ेगा। ओजोन लेयर चली जाएगी तो सूरज की जो किरणें होंगी, जितने टेम्परेचर से वो सूरज से चलती हैं, उसी टेम्परेचर वो अर्थ को हिट करेगी और दुनिया जल के खाक हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत क्या है? तो इसी चक्कर में अमेरिका ने ईरान से वार्ता की और एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA साइन किया गया कि उनको बोला कि अगर आपको सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर चाहिए तो हम आपको देते हैं। उसमें एनरिचमेंट जो फैसिलिटी होती है उसमें अलाउड है कि आप 3.4% तक एनरिच करिए और अपने सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर पावर को यूज करिए। और बॉम्ब ग्रेड के लिए आपको 90% से ज्यादा चाहिए होती है, 98% चाहिए होती है। तो ईरान ने क्या किया, सरप्शनली JCPOA को वायलेट करते हुए चलते उसको 60% तक पहुंच गए। अभी वो 80% पे हैं। तो उस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप पिछली टर्म में आए थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने यूनिलैटरली इसको स्क्रैप कर दिया कि हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। तो उस वक्त तो वो कुछ कर नहीं पाए। परंतु अब जो सेकेंड टर्म में आए हैं, जब ईरान बहुत क्लोज पहुंच रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर घमासान मचा हुआ है, इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह, हूती की लड़ाई चल रही थी, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा था। तो इस वक्त ये जरूरी हो गया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकना है। और रोकने के लिए अमेरिका ने इजराइल को प्रॉक्सी बनाया अपना। उन्होंने एक तरफ उनसे वार्ता शुरू करी कि कोई पीस टॉक्स के लिए, परंतु ईरानियन कहते थे कि अमेरिका हमको डॉटेड लाइन पे साइन करवा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप साइन करिए, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करिए, और अगर आपका जो सिविलियन प्रोग्राम है उसको हम परमिशन देंगे, वो आप कराएंगे। वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की देखरेख के अंदर वो चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ईरान उसको वायलेट करता रहा, अपनी टनल्स बनाता रहा, अपने जो खुफिया ठिकाने थे उनको बनाता रहा। तो अल्टीमेटली जब वो बात आती है, ये थर्ड मीटिंग तो होनी थी, जो संडे को होनी थी, जो नहीं हुई, उस वक्त अमेरिका ने शायद सोचा कि हमें गन वोट डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए, इजराइल से हमला करवा दिया। परंतु उसका जो नतीजा था, ईरान ज्यादा भड़क गया। तो इसलिए ये पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि वॉर एस्केलेट होती जा रही है। परंतु यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कहते हैं कि भाई अमेरिका या इजराइल ने निहत्थों पे अटैक किया है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि काइनेटिक मीन्स में यस, इजराइल ने मारा है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री कमांडर्स और एनर्जी सेक्टर, मार्स ऑयल फील्ड, फिर वो फोर्ड आइलैंड के ऊपर उनकी एनर्जी फैसिलिटी है। वो साथ में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहे हैं ईरान की जनता के ऊपर कि आप अपने जो रिजीम है आपका, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, आयतुल्लाह खमैनी राइटर है, एक रेडिकल प्रेसिडेंट है, और उनकी जो रिजीम है, IRGC के जो लोग हैं, वो भी एक बड़ी लग्जरी में रहते हैं, लोगों के काफी अगेंस्ट हैं। तो वो जो फॉल्ट लाइंस ईरानियन सोसाइटी के अंदर है, वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि काइनेटिक मीन से उसको मारा जाए, परंतु काइनेटिक मीन्स तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक ये आपकी नॉन काइनेटिक मीन्स, जो कि जनता के बीच में रिवोल्ट करा के एक रेजिम चेंज कराने की कोशिश होगी। अगर रेजिम चेंज होगा तो ये न्यूक्लियर समझौता करने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो जिसको फ्लिप फ्लॉप बयान बोल रहे हैं, ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है, ये सदी हुई डिप्लोमेसी है जो सिर्फ चलती है अपने कंट्री के इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये वाली जो डिप्लोमेसी है, क्या आपको लगता है कि ये वाली जो डिप्लोमेसी है ये काम कर पाएगी? क्योंकि ईरान, आपने खुद ही कहा कि काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है, और इस मरतबा 4-5 दिनों से जो हम लगातार देख रहे हैं, रात में, दिन में, अर्ली मॉर्निंग बॉम्बिंग चल रही है दोनों तरफ से, तो क्या ये लंबा चलेगा? ईरान इस मरतबा इस डिप्लोमेसी में आ पाएगा? बातचीत के मिडिल टेबल पे मजबूरी में हो या खुशी से हो, क्या आ पाएगा ये? देखिए, ईरान की जहां तक सवाल है, मैंने बोला ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हो गई हुई है। यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ लॉजिक कोई काम नहीं करेगा। और ईरान इजराइल से मिलिटरली बहुत ही इंफीरियर है, और अमेरिका ने अभी 4 दिन पहले उनको 300 हेलफायर मिसाइल की खेप भेजी है, और भी भेजेगा। और अभी सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो अभी तक अमेरिका ने इजराइल को नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने उनके सुपर स्ट्रक्चर तो उड़ा दिए हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज के, पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स
हैवी वाटर जो रिएक्टर्स हैं वो सब अंडरग्राउंड 300 मीटर नीचे टनल्स के अंदर, उनको मारने के लिए अमेरिका तब देगा जब उसकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो ईरानियन की जनता को भड़काने की वॉरफेयर जो है, जब वो फेल हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर वो करेगा, और वो डिस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त होगी, और उसमें हो सकता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी बढ़े, उसकी ओर भी जाएं। बहुत सारे यानी कि विकल्प हैं, परंतु आज की डेट में खाली लोग समर्थन ही दे रहे हैं, कोई भी किसी के साथ मिलकर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, मिलिटरीली कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर रहा। तो ये कहना कि सारे इस्लामिक देश इकट्ठे हो गए, मैं नहीं मानता, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड जो अमेरिका ने चलाया था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो अभी भी ऑपरेशनल है। उसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर जैसे लोग कंट्रीज जो हैं वो अभी भी अमेरिका की साइड पे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है एक साथ आ जाए, और यहाँ पे युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है वो खत्म हो जाए, और कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ना जाए। इसको आप दादागिरी कह सकते हैं, परंतु ये फिर भी एक पीप इनटू द फ्यूचर है। अगर फ्यूचर में इनको अलाउ कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, तो ये सारी की सारी प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो खैर समझ में आती है, बचपन में हम सभी ने पढ़ा था या फिर कहीं ना कहीं सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी फिलहाल वही दिख रहा है। काज़मी साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, एक तरफ बातचीत के टेबल पे ईरान को लाना चाहता है, ईरान आ भी गया, बातचीत चल रही थी, जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों को इसराइल के जरिए मरवा दिया जाता है। मैं इन दोनों तरफ से परे हट करके, आइडियोलॉजिकल वॉर से अलग हट करके, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम या फिर यहूदी, जैनिज्म, इन तमाम तर चीज़ों से परे हट के आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अमेरिका का क्या रोल है, अमेरिका क्या चाह रहा है? क्योंकि अगर वो ये चाह रहा है कि ईरान ज़बरदस्ती इस डील को कर ले, ठीक है, हमारे सामने में एनपीटी भी है, हमारे सामने IAEA का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी है, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा इन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके यूएस का चेहरा खुल करके सामने नहीं आ रहा है दुनिया के सामने। देखिए सर, यूएस का चेहरा पहले शायद खुल के सामने नहीं आ रहा था। देखिए, इजराइल तो हमास से भी इस तरह से जंग नहीं कर सकता था जिस तरह से वो जंग कर रहा है, और जिस तरह से हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि जंग के लवाजमात ही सब खत्म कर दिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिजर्वेशन है उनको साइड पे कर दिया। जितने इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कोई नहीं सुनता है, वो इंटरवीन नहीं करते हैं। तो सिवाय अमेरिका के इजराइल इतना एक्टिवली हमास के साथ जंग नहीं कर सकता था, ये सारी दुनिया जानती है। और दूसरी बात आपने जैसे अपने इंट्रो में भी कही कि जैसे ही ये बात शुरू हुई ईरान के साथ इजराइल की, अभी बात शुरू हो रही थी, 200 जेट्स उन्होंने उसके ईरान पे गिरा दिए। तो वो तभी मुमकिन है जब अमेरिका उनको पूरी शय दे रहा है कि आप ये कीजिए, और फिर बीच में अमेरिका ये चाहता है कि मैं मीडिएट भी करूंगा। देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया में 30 ममालिक में तो अपने अड्डे बनाए हुए हैं। इजराइल खुद एक न्यूक्लियर पावर है, वहां खुद वो बम बनाते हैं, और ईरान जो है उसकी सभ्यता देखिए, 2000 साल पुरानी सभ्यता है, 2000 पुराना मुल्क है, उनका एक अपना रख रखाव है। अमेरिका भी 250वां फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है, और वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी उसमें इनवाइट कर रहा है। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कल बयान यह है कि अगर ईरान पे इस तरह की कोई ज्यादा चीजें बढ़ती हैं तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। आप देखिए दुनिया को किस तरह से बांटने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और फिर बाद में वो ठेकेदार भी बन जाता है और अपना जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो सामने ले आता है। बहुत चीजों में अमेरिका जो है एक्सपोज होता जा रहा है। और देखिए, इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी सी 4 दिन की ही अभी हमने शुरुआत की थी ऑपरेशन सिंदूर को लेके, तो ट्वीट पे ट्वीट आना शुरू हो गए, और उसकी भी वो जो क्रेडिबिलिटी है, हम सोचते रहे कि वो हमारे साथ है, निकला वो पाकिस्तान के साथ, और बाद में जो ट्वीट्स हैं उनको हटा दिया गया। तो वो ये उसने बता दिया पूरी दुनिया को कि अपनी अपनी जंग खुद लड़िए, लेकिन अमेरिका जो डिक्टेट करेगा उसकी डिक्टेशन चलेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शेर तब तक शेर होता है जब वो अपने से कमजोर मुल्क के साथ, कमजोर जानवर के साथ लड़ता है और वो उसको मार देता है। लेकिन अगर कमजोर जानवर 10 इकट्ठे हो जाएं और शेर पे पड़ जाएं, तो मुझे लगता है बड़े बड़े जो दिग्गज बब्बर शेर भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं, हिस्ट्री बनती इसी तरह है। अगर आप बिल्कुल डिक्टोरल सिस्टम पे दुनिया को चलाने की कोशिश करेंगे, पहले 2 टायर डिप्लोमेसी पे बात होती थी, जियोपॉलिटिक्स पे अभी भी बात होती है, लेकिन एक सहमति बनती है, उस सहमति के तहत आप चलते हैं
और कुछ तरीकाकार होते हैं, कुछ लवाजमात होते हैं, फिर दुनिया चलती है। आपने इससे पहले भी देखा होगा यासिर अराफात का वक्त कि भाई बातें होती थी, हर बात जो है टेबल पे खत्म होती है, उस मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती थी और चीजें चलती रहती थी। लेकिन जिस तरह का रवैया ट्रंप 2 ने अब शुरू किया है, मैं आज देखिए अमेरिका के लोग सड़कों पे हैं, ट्रंप हाय हाय कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कुछ चीजें जो है ट्रंप की बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, अमेरिकन लोगों को भी एक्सेप्टेबल नहीं और पूरी दुनिया को भी एक्सेप्टेबल नहीं। हर वक्त दूसरे मुल्क में जाके आप इंटरवीन करते रहोगे, अपनी डिक्टेशन देते रहोगे, कहीं ना कहीं उसका आपको खमियाजा जो है खुद भुगतना पड़ेगा। मैं अभी भी समझता हूं कि अगर ये वापस आए हैं तो इनको बिल्कुल उन ग्लोबल लीडर्स को जो मैटर करते हैं उनके साथ बातचीत करके सीज फायर की तरफ दोनों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जियो पॉलिटिक्स के तहत हम तिजारत के हवाले से हर मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ा हुआ है, हर मुल्क इंसानों से, इंसान रहते हैं हर मुल्क में। ऐसा नहीं है कि मैंने चाहा और वहां वो मुल्क खत्म कर दिया, मैंने चाहा तो सदाम हुसैन को खत्म कर दिया, मैंने चाहा तो फलां को खत्म कर दिया। ये चाहने वाली पॉलिटिक्स जो है, इसको एक नजरअंदाज करके आपको ह्यूमन एंगल्स पे बात करनी होगी, ह्यूमैनिटी जिंदा रहे और इसके नतायज जो हैं वर्स्ट टू वर्स्ट हो सकते हैं। जैसे मेरे से पहले भी कहा कि हम वॉर की तरफ बढ़ सकते हैं, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। बनते बनते उम्र लगती है, बिगड़ते चंद घंटों में दुनिया जो है वो सिमट के रह जाती है, खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका को अपनी वो जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना है तो उन ग्लोबल लीडर से बात करनी है जो मैटर करते हैं और इसमें इंटरवीन करके कहीं ना कहीं सीज फायर के लिए इमीडिएट, क्योंकि चीजें जो दिख रही हैं वो अच्छी नहीं है और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, बहुत तबाहकुन होंगे, जिसका असर जो है बाकी मुल्कों पे पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। बड़ी बात कही आपने। एक इसी से रिलेटेड, चूंकि इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे और उसके बाद बारीकी से हर एक चीज को समझेंगे। सचदेवा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी फिलहाल जो चीजें चल रही है, जाहिर है कि दुनिया के लिए कितना खतरनाक है वो चीजें हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई ईरान वर्सेस इसराइल, पीछे कोई भी हो, लेकिन कब तक ये चलेगा? मतलब आपको लग रहा है कि इसमें अगर यूएस पीछे हटता है तो इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा, ईरान की पुष्टपनाही कोई करे तो ही ईरान आगे बढ़ पाएगा, और जो मिडिल ईस्ट का जो अभी सिनेरियो है पूरा का पूरा, ये आने वाले साल में और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। बिल्कुल, वी आर सीइंग अ डिजास्टर एक्चुअली। आप देखिए, इजराइल को अगर जीतना है तो यूएस को एंटर करना ही पड़ेगा, एंड यूएस विल नेवर वांट अनदर इराक नाउ। बार बार ट्रम्प बोलते ही है, हमेशा वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो यूएस विल नेवर वांट अनदर इराक। सो डेफिनेटली यहाँ पे खुल के इजराइल के साथ अगर वो आएंगे तभी ईरान को डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि हम ईरान के स्ट्रेंथ को भी अब देख रहे हैं। कोई भी साइड, दोनों नेशंस, नोबडी इज रेडी फॉर सीज फायर एट प्रेजेंट। क्योंकि मैंने आपको बोला है, जैसे मैक्रोन ने बोला था सीज फायर के लिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला नो, आई एम नॉट लिविंग वॉशिंगटन फॉर सीज फायर, इट इज फॉर समथिंग बिगर। सो ट्रम्प क्या चाहते हैं कि he wants to force fear on Iran कि डर से ईरान या तो सरेंडर करे या तो नेगोशिएशन टेबल में आए। अगर वो नेगोशिएशन टेबल में नहीं आते हैं तो आई थिंक यूएस विल स्टेप इन। वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाहे मीडिएटर बन रहे हैं, लेकिन इफ ईरान डजंट लिसन टू इट और नेगोशिएशन टेबल में नहीं आते हैं, मुझे लगता है कि यूएस, और जब यूएस स्टेप इन करेंगे तो डेफिनेटली वी सी अ बिगर डिजास्टर। आप देखिए बहुत चीजें होती है अभी। डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कोशिश कर सकते हैं कि वो कोऑर्सिव डिप्लोमेसी वाया बैक चैनल्स भी यूज कर सकते हैं कि उनको, ईरान को बोले, यूएई जैसे कंट्रीज बोले कि आप न्यूक्लियर उसमें रेडी हो जाओ न्यूक्लियर डील में। अगर ईरान मानते हैं देन ओके, अदरवाइज नहीं मानते हैं तो वी सी अ बिगर डिजास्टर इन द मिडिल ईस्ट, एंटायर मिडिल ईस्ट। आप देखिए यूएस ने अगर एक्शन ले लिया हॉर्मज और इसमें अटैक कर दिया, तो आप देखिए मिडिल ईस्ट कितना पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो नाउ वी कैन ओनली एक्सपेक्ट अ टेबल जहां पे सब आए और पीस टॉक, बट मुझे पीस टॉक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेबल पे बुलाने के लिए क्या दुनिया में अभी कोई ऐसा बचा है? देखिए, रशिया को हम देख पा रहे हैं, वो खुद ही जंगी जराइम का मुर्तकिब है और लगातार लगा हुआ है यूक्रेन के साथ। कहने कहीं रशिया को हम मान नहीं सकते। चाइना की तमाम तर चीज़ें दुनिया को पता है, तो चाइना भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आपको लग रहा है कि टेबल टॉक के लिए कोई ला सकता है किसी के अंदर, वो उसका दामन इतना साफ सुथरा है कि वो ला सकता है तमाम तर कंट्री को, वर्ल्ड ऑर्डर को, कि बेहतर तरीके से बैठ करके बातचीत करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले इसलिए बोल दिया, वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ डिप्लोमेसी नाउ।
वी आर एक्चुअली एंटरिंग अ वर्ल्ड वेयर डिप्लोमेसी इज नॉट वर्किंग एनीवे। आप देखिए कहाँ पे डिप्लोमेसी काम कर रहा है, तो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है। Who will enter? Who will call them to the table talks? क्योंकि अगर ट्रम्प टेक्स अ डिसीजन नाउ, क्योंकि बार-बार वार्निंग दे ही रहे हैं वो, then I don't think diplomacy works here. ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इस चीज का जरूर जवाब दीजिएगा मुझे। मैं चाहता हूं कि अब सेकंड फेज में हम लोग आए। ठीक है, एनपीटी साइन किया हुआ है ईरान, और उस चीज को IAEA देख रहा है, हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा है, वर्ल्ड को बता रहा है, दुनिया की इवन ईरान भी कहीं ना कहीं लगातार उसमें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 1970 से ये चीजें चलती हुई नजर आ रही है। अब तक समझ में आता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ गया हो, घट गया हो, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हमसे बेहतर वो लोग जानते होंगे। लेकिन उसके बावजूद इजराइल कौन होता है जो किसी कंट्री पे अटैक कर दे? क्योंकि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। इजराइल क्या वर्ल्ड पावर का एक बड़ा जो है मतलब चेहरा है, और उसके दामन इतने साफ हैं कि वो चाहते हैं कि दूसरा जो है वो माहौल को ना बिगाड़े। इजराइल कौन है जो लगातार जेनोसाइड करता हुआ नजर आ रहा है और अपने जेनोसाइड के किस्से दुनिया को सुनाता है? तो इजराइल का क्या किरदार है? समझ में नहीं आता कि इस बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे बन रहा है। देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको हिस्ट्री भूल गई है। आज से कई हजार साल पहले ये इजराइल की ज़ायनिस्ट लैंड थी, वो भी इस जगह के मालिक थे और उनको यहाँ से भगा दिया गया, मगर उन्होंने अपने इस हार को भूले नहीं। वो दुनिया में कहीं भी गए, उन्होंने याद रखा कि हमें ज़ायनिस्ट वापस चाहिए। बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोनिया, अगर आपने गाना सुना है, हाँ, तो लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने नहीं भगाया था। मैं ये कहना चाहता हूँ जी। तो अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटिश की मदद से उनको ये जमीन वापस मिली, उनको यहाँ रहने दिया गया। परंतु जो यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोकल थे वो उनको हर बार ही लड़ाई करते थे। 4 युद्ध हुए यहाँ पे, और हर युद्ध के बाद इजराइल अपना इलाका बढ़ाता चला गया, और अभी भी वही हो रहा है। इजराइल अगर रहने देते तो आराम से रहता। आज बात यह है कि अगर यहाँ पे ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो इजराइल की एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, वो इसलिए वो नहीं चाहता। और लकीली और अनलकीली अमेरिका की सपोर्ट उसके साथ है फॉर जियो स्ट्रेटेजिक रीजन। हालांकि वही अमेरिका इजराइल का सगा चाचा या मामा नहीं है, पर वो उसको सपोर्ट कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। और यहाँ पे ये कॉमन इंटरेस्ट आ गया है कि अगर ईरान अपनी ये जिद छोड़ देता, जैसे मैंने बोला जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो बना था, अगर ईरान उसको ऑनर करता तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्होंने उसको छोड़ने की कोशिश की। अब ये कोशिश भी कई आर्गुमेंट्स जो है इसके फॉर भी दिए जा सकते हैं, अगेंस्ट भी दिए जा सकते हैं। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट की गेम नहीं है, ये ग्रे जोन है। तो मेरा मानना ये है कि आज की डेट में हालांकि युद्ध हो रहा है और ये विश्व युद्ध में परिवर्तन होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि सबको मालूम है विश्व युद्ध में क्या इकोनॉमिक तबाही होगी, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो उसको जरूर रोकेंगे, परंतु उसके पहले जो पैंतरा यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करूं। देखिए नातान्ज में जहां पे इनका एनरिचमेंट फैसिलिटी है, वहां ऑलरेडी रेडिएशन डिटेक्टेड है, यानी कि रेडिएशन का जो हैजर्ड है वो शुरू हो चुका है। और ईरान के जो लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अजरबैजान की तरफ पलायन कर चुके हैं, और जो अंदर है भी हैं ईरान के लोग, क्योंकि ईरान की जो पॉपुलेशन है मोस्टली नॉर्थ वेस्ट एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी सारा इलाका खाली है, स्पेसली पॉपुलेटेड है, तो वो ऑलरेडी पलायन शुरू कर दिया है। अब अमेरिका या इजराइल की एक कोशिश है कि आप किसी तरीके से अपने रेजीम को बदलिए, और रेजीम की जगह पे एक ज्यादा मॉडरेट रेजीम लाइए जिसके साथ हम बात करें, और वहां पे चांसेस हो कि हम कोई न्यूक्लियर का कोई इसका समाधान करें। अगर आपको सिविलियन न्यूक्लियर यूज के लिए चाहिए एनरिचमेंट प्लांट, वो हम देंगे। वो एनरिचमेंट इज ओनली 3.4%। आप फिर 70-80% पे क्यों जा रहे हो? 90-98% पे बॉम्ब बनता है, तो आप उस तरफ क्यों जा रहे हो? आप 3.4 पे रुकिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए, जो भी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करिए। तो अब ये बात जो समझाने के लिए उन्होंने युद्ध किया है, सही किया है गलत किया है मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, परंतु अगर उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उन्होंने दोनों चीजें साथ में रखी हैं, जो एक सही तरीका है। और टोटल डिस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका के पास अभी ब्रह्मास्त्र बाकी है, जो उसने अभी इजराइल को नहीं दिया है, क्योंकि ये एनरिचमेंट प्लांट जितने भी हैं, ये इनकी जो टनल्स हैं ये 300 मीटर से ज्यादा गहरी हैं। तो अगर उनके ऊपर अगर आप मान लो स्कैब जैसे वेपन भी यूज करते हो तो वो इफेक्टिव नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर बर्बाद है, पर एक्चुअल जो अंदर स्ट्रक्चर है वो भी सेफ है। तो उसके लिए ठीक है, तो अगर इसी को सर बेस बनाएं, तो क्या
यूएस को भी खतरा नहीं है? 50,000 के करीब बताया जा रहा है कि उनके जो आर्मी वहां पे तैनात है, उनका बेस है, तो क्या उनके लिए भी एक थ्रेट है? मतलब अगर अमेरिका बीच में आता है? नहीं है, ये अमेरिका की सेंट्रल कमांड है जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में कम से कम 11 कंट्रीज में उनके बेसिस हैं। अब उन्होंने उसको बोल रहे हैं डिफेंसिव के लिए ऑगमेंट कर रहे हैं, पर वो ऑगमेंटेशन डिफेंसिव के लिए नहीं है। वो इसलिए जरूरत है कि अगर हमला करना पड़ जाए, क्योंकि बड़ी चांसेस ये हैं कि ईरान रिटेलिएट कर दे अमेरिका के अगेंस्ट, रादर उनको प्रोवोक कर दे, इफ आई मे यूज द वर्ड। तो उस केस में उन्होंने अपनी रक्षा भी करनी है। अभी इवन यूके ने अपने जो यूके के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको भी ऑगमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बड़े युद्ध की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। परंतु मैं ये बता रहा हूं कि अगर उन्होंने ईरान के घुटने टिकवा लिए इन टाइम, तो ये युद्ध रुक जाएगा, नहीं तो फिर ये बढ़ेगा जरूर आगे। और अगर ये ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सफल हो जाता है तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, बहुत जबरदस्त खतरा है, बिकॉज यहाँ पे आइडियोलॉजिकल इश्यूज अंदर आ जाते हैं। ये एक सिंगल ऑटोनोमस कंट्री नहीं है जो अपना बॉम्ब बना रहा है, ये बाकी कंट्रीज को भी आगे देगा। वो गड़बड़ बात है। उस चीज को ऑब्विएट करने के लिए जो एक आइडियोलॉजी यूरोप को भी आज वो प्लेग कर रही है, अमेरिका को भी कर रही है, अफ्रीका में ऑलरेडी फैली हुई है, तो ये उन चीजों को ऑब्विएट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये चीज में एक काज़मी साहब, मैं आपका 1 मिनट चाहूंगा, बहुत ही माफी के साथ मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब से ये भी समझ लूं। जिस तरीके से इजराइल, वो एनपीटी का मेंबर भी नहीं है और उसने कभी भी आईएए को घुसने भी नहीं दिया, जांच भी नहीं करने दी, और दुनिया को पता भी नहीं कि उसके पास कितने न्यूक्स हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक कंट्री, मैं ये एथिकल पॉइंट पे पूछना चाहता हूं ताकि लोगों को ये भी समझ में आए, एक कंट्री के पास बहुत ज्यादा न्यूक्स हैं, दूसरी कंट्री के पास जो बीच में मध्यस्थता करवा रहा है या पीछे से पीठ थपथपा रहा है, उसके पास भी बहुत कुछ है। उसके बावजूद एक दूसरा कंट्री जो उभर रहा है या अपने आप को मजबूत कर रहा है या उसके भी अपने तर्क हैं, वो उसको दबा रहा और कह रहा है कि हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके पास है तो वो बुरा नहीं है, ये अगर कोई बना रहा है तो ये बुरा कैसे? क्योंकि इसराइल के दामन साफ नहीं है, अमेरिका के दामन साफ नहीं है, और दुनिया को पता है कि इन खासतौर पे यूएस ने कितना कुछ इस दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी लाई है, शुरू से लेकर के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से जब शुरू हुआ ये तमाम तर, तो आज तक कितनी बर्बादी हुई है अमेरिका की वजह से, हमसे बेहतर आप जानते हैं। ब्रिगेडियर सवाल मेरा है? जी जी जी, आप ही से पूछो। ओके, तो आपने पूछा इजराइल के पास क्या वो है। वैसे देखा जाए तर्क आपका बिल्कुल सही है, इजराइल हैज नो स्टैंडिंग, बट वो कहता है कि मैं 2000 साल के बाद मुझे कंट्री मिला है, इसको मैंने रोक के रखना है। अब इसकी क्या आर्गुमेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यूक्रेन का और नॉर्थ कोरिया का। यूक्रेन जब रशिया टूटा था, यूक्रेन हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्स इन द वर्ल्ड। 91 में ये हुआ था और 94 तक वार्ताएं चली थी, पूरी दुनिया यूक्रेन के सिर पे थी कि प्लीज गिव अप योर न्यूक्लियर वेपन्स, वी विल हेल्प यू। 94 में बुडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, परंतु उसके बाद दुनिया ने अपनी बात माने रखी, अपनी जो एग्रीमेंट के अंदर जो उनको यूक्रेन को मदद देनी थी दी नहीं दी, और आज रशिया ने यूक्रेन का क्या हालत किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखिए नॉर्थ कोरिया, खाने को रोटी नहीं है पर वो मुंह पे कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन रखूंगा, और वो रशिया को, अमेरिका को ओपनली आंखें दिखाता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ये है तर्क कि मुझे न्यूक्लियर वेपन्स क्यों चाहिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो ये है इजराइल का तत्व कि 2000 साल तक हमें हमारी जमीन से भगा के रखा, उसके बाद अब आए हैं तो अब हमें जीने दो। और जहां तक एनपीटी और आईएई का सवाल है, वो इवन ईरान ने आई थिंक कल का या परसों का उनका स्टेटमेंट है कि वी आर वॉकिंग आउट ऑफ एनपीटी, वी आर वॉकिंग आउट ऑफ आईएई, कोई नोबडी विल बी अलाउड हियर। तो ये इस किस्म के जो हार्डलाइनिंग हो रही है एक दूसरों की तरफ से, ये आइडियोलॉजी का सवाल है, आपके जमीर का सवाल है, आपने क्या डिसीजन लिया है अपने लोगों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। अब हर कोई इसको अपने अपने लेवल पे जस्टिफाई करेगा, अपने तरीके से करेगा, और जस्टिफिकेशन ठीक है। मैं काज़मी साहब इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आऊंगा, और तब तक जो है दोबारा मैं ब्रिगेडियर साहब आपका जवाब भी ले लूंगा इसमें मुकम्मल तौर से। काज़मी साहब, ये समझने की कोशिश करूंगा, अभी जो इजिप्ट है, इजिप्ट का जो तौर तरीका है वो दुनिया को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे उसके कारनामे हैं जिस पे शायद ना ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जॉर्डन है, पाकिस्तान है, उधर सऊदी अरबिया है, ईरान है। मैं किसी एक को जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये चाहता हूं कि हर एक के दामन पे एक बदनुमा दाग है, धब्बा है, क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले में, हम 4 भाई हैं और हमें पता है कि एक एक को मिल करके, एक एक को अकेला तन्हा करके कोई शख्स
मार रहा है, चाहे वो जायज नाजायज उसे बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसा कर रहा है। और उसका दूसरा भाई वो इस वजह से देख रहा है कि चलो ठीक है हम तो सेफ हैं। तो इन लोगों का क्या किरदार है? क्या ये जो यहाँ की मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है ये इसे और भी बेहतर तरीके से लोगों को समझने की जरूरत है, या फिर इस पे बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकेंगे आप? देखिए सर, जो खामनाई साहब का कल का बयान आया वो बड़ा जबरदस्त बयान है। उन्होंने कहा है कि मेरा वजूद खत्म हो सकता है, ईरान खत्म हो सकता है, लेकिन इस्लाम खत्म नहीं हो सकता है। देखिए, आप कोई मुल्क किसी को टेररिस्ट कंट्री बोल दे बिना वजूहात के, बिन बातों के, किसी भी ग्राउंड को वो टच ना करता हो। और मैंने पहले ही कहा कि ईरान की सभ्यता जो है वो हजारों साल की है, और अमेरिका तो 250 साल में अभी उसकी फाउंडेशन डे मना रहे हैं। तो एक अपने वजूद को जिंदा कायम दायम रखने के लिए अगर कोई मुल्क अपने आप को मजबूत करता है तो दूसरे मुल्क को जो 10,000 किलोमीटर दूर है ईरान से, उसको क्या तकलीफ होती है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि पहले ये नहीं हुआ जब हमने इराक पे हमला किया या कहीं और हमला किया, पहले नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो यूनाइट नहीं हो सकता है। कुछ मुल्क अब यूनाइट नहीं हो सकते हैं। देखिए, जब आप उसको कुछ चीजों को दूसरे रंग देने की कोशिश करते हैं, और ट्रंप उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना वो शायद पहली बार भी इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन स्टिल अगर वो बेटर पॉपुलर था पहले, तो इस बार तो जो उसकी रणनीति रही है और जिस तरह से वो व्हाइट हाउस जो चाहता है या जो चीजें पाइपलाइन में इमीडिएट होनी चाहिए, इतनी तेजी से ट्रंप को नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं ग्लोबल डिसऑर्डर जो है वो इतना बढ़ जाएगा, इतनी चीजें यकता हो जाएंगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, ना ही कभी ऐसा होता है। देखिए, दुनिया को चलना है, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके से, और दुनिया जो है आज सिमट के रह गई है आपके मोबाइल में। तो कोई आप झूठ बोलते हैं, कोई चीजें ऐसी करते, एक दिन में तो वॉर का तस्वुर नहीं किया जाता। मैंने सुबह सोचा वो दोपहर को वॉर कर दी। ये जो अटैक इजराइल ने किए 7-8 महीने से, जो इनपुट्स आ रही है 7-8 महीने से इसकी तैयारी चल रही है, शायद कुछ सालों से चल रही होगी, और उसके एवज में जब बातचीत की बात आती है वो 200 जेट जो है ईरान पे गिरा देता है। तो ये चीजें एक दिन में मुमकिन नहीं होती हैं। इस पे भी एक रणनीति है, पूरी रणनीति पे काम चल रहा है, लेकिन ये है कि इस पे कोई ना कोई मीडिएशन हो ताकि कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाए, और अमेरिका की जो अपनी पोजीशन है वो भी स्ट्रांग रहे, और जो चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से चलती हैं उन पे बात होती रहे। हमने देखा है कि अमेरिका जो है वो छोटी से छोटी फैक्ट्री भी जो है, हमारे अपनी बात करता हूँ, मैं इंडिया की बात करता हूँ, आपने देखा कि वो एप्पल की फैक्ट्री तक को बोलता है इंडिया में नहीं लगाना है, इसके रोजगार हिंदुस्तानियों को ना मिल जाए, आप अमेरिका में लगाइए, अमेरिका में इसकी तजारत होगी, अमेरिका से इसकी जो एक्सपोर्ट होगा सब कुछ अमेरिका से होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना लो लेवल की बातें जो है कभी भी किसी सदर ने, जो है अमेरिका के सदर के मुंह से हमने तो नहीं सुनी है 30-35 सालों में, जिस लेवल की बातें अब हम सुनते हैं, कि फिर वो दर्शाता है हर मुल्क को अपना वजूद जिंदा रखने के लिए अपनी टांगे मजबूत करनी है, और जब ऐसी जंगें होती हैं तब पता चलता है कि कौन कितना पावरफुल है और कौन कितना यहाँ पे मैं पावरफुल होने से एक खास चीज, मौसमी सैयद साहब माफी के साथ मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं काज़मी साहब आपसे एक खास सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, मुल्क के कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, जाहिर है कि हमारे लीडर अगर कोई होंगे तो उनकी किसी बात से हम खुश भी होंगे, नाराज़ भी होंगे, जैसे अपनी फैमिली में होता है। हमारे घर का कोई बड़ा है, उनके किसी काम से, किसी बात से हम नाराज़ हो सकते हैं, किसी बात से खुश हो सकते हैं। कई मुल्कों में हमने देखा सद्दाम हुसैन के बारे में बहुत सारी बातें बता करके, या फिर दूसरी कंट्री में इस तरह की चीज़ें, अफगान में, या फिर इसके अलावा जितने भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मुझे एग्जैक्ट इस टाइम पे याद नहीं आ रहे, उनके लीडरान जो रहे हैं उनके बारे में गलत बातें वर्ल्ड मीडिया के ज़रिए दुनिया भर में फैला करके, उन पे इल्ज़ामात लगा करके, कहीं पे आपने देखा कि 1970 के आसपास जिस तरीके से ईरान वर्सेस इराक हुआ था, उसमें अमेरिका ने ही पुष्ट पनाही करके तमाम तर केमिकल वेपन्स सप्लाई किए, और उसके बाद इसी केमिकल वेपन्स के इल्ज़ामात लगा करके इराक को तबाह कर दिया। सेम कई कंट्री में भी हुआ, और वहां के लीडरान के साथ भी ये हाल हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम अपने लीडरान से नाराज हो सकती है, हो सकता है कि उनके जो लीडरान हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ये है, किसी तीसरे को क्या हक बनता है कि उस कंट्री में न सिर्फ जंग थोपी जाए बल्कि वहां के लीडरों को खत्म किया जाए, और वहां ऐसी बर्बादी पैदा की जाए कि अगले 100 साल तक वो कंट्री सर उठा करके जी भी नहीं पाए। देखिए, वो महाभारत में जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी काज़मी साहब, उसका मैं आता हूं साहब। अच्छा जी काज़मी साहब,
जी देखिए, मामा शुकनी का नाम तो सुना है महाभारत में। तो मामा शुकनी कौरवों के साथ भी है, पांडवों के साथ भी है, लेकिन मामा शुकनी है। आप देखिए, शिया को सुन्नी से लड़ा दिया, इस्लाम को रेडिकलाइज करके 4-10 हिस्सों में पिटवा दिया सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया को यूज कर लिया अमेरिका ने। सदाम हुसैन जो सबसे पॉपुलर और टॉलेस्ट लीडर था, उसको यूज करते रहे। जब यूज खत्म हो गया, उसको ट्रेटर बना दिया, जिसके स्टैचूज, जिसपे पीएचडी, जिसपे वहां के मुल्क, जिसका एक पोस्टर जो है, जब उसने वॉर किया अमेरिका के खिलाफ, एक पोस्टर उस जमाने में 500 का बिकता था पूरी दुनिया में, उसको एक कुत्ता बना के कुत्ते की तरह मार दिया आपने। आप देखिए, कुछ चीजें तब इतना मीडिया एक्सप्लोड नहीं था, सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन आज तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज तो हमने देखा, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, कि रफाल हमारे जो अमेरिका से लिए हुए वो ठुस हो गए, और जो हमने यूपी में अपनी फैक्ट्री से ब्रह्मोस बनाए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वो टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया, और टारगेटेड फिटेड हमने एक्शन ओरिएंटेड उनसे काम लिया है, जो पूरी हिंदुस्तान जो है उसको सराह रहा है। तो ये बातें जो हैं तभी पता चलती हैं जब आप टोटली एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। शेर, मैंने कहा, शेर तभी रहता है वो अगर शेर की मर्यादा और शेर की तरह धारता रहे और आगे कोई ना हो। अगर आगे वीकर से वीकर चीजें भी जुड़ना शुरू हो जाएंगी, जो मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम ममालिक जरूर जुड़ेंगे आपस में, और वो जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आवाजें मैं सुन रहा हूं और जिस तरह की चीजें अमेरिका कर रहा है हर तरफ, उससे मुझे लगता है कि दुनिया दो हिस्सों में तो बढ़ चुकी है, लेकिन दुनिया जुड़ेगी, और वो रिटेलिएशन जो होगी वो अमेरिका को भी जो है वो भारी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंट्री है जिसका नाम सजदेवा साहबा शायद अभी लेना जरूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक लंबी लिस्ट है जिसको रूम कर दिया गया अमेरिका के जरिए। कई सारी कंट्री, मिडिल ईस्ट में भी और मिडिल ईस्ट के बाहर भी। सवाल यह है कि अभी कहीं ना कहीं एक चीज तो वाज़ेह है, ठीक है, ईरान गलत हो सकता है, इसराइल गलत हो सकता है, लेकिन अमेरिका की जो हरकत है, वर्ल्ड पावर बने रहने के लिए जो कोशिशें हैं उसकी, या फिर ये तमाम तर चीज़ें जो लगातार हम देख पा रहे हैं इस करीब 30-40 साल से, उसके दरमियान क्या कोई दूसरा ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर में कोई ऐसा नहीं है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं रशिया, चाइना, इंडिया, ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर लाइन के अंदर उलझी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए इन तमाम तर पागलपन को ख़त्म किया जाए, दुनिया के अंदर पीस लाया जा सके और लोग सुकून से रहें, एटलीस्ट चाहे वो जैसे भी हों, लेकिन कम से कम सुकून से रहें, अमन के साथ रहें। और ये जो धरती मिली है हमको, इतनी शानदार धरती जो इस पूरे खरबों और अरबों सितारों के बीच में यकता है, तन्हा है, और इस शायद इससे बेहतर कोई और हो नहीं सकता, तो इसे हम बचा पाएं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी हम जिस सिनेरियो में हैं, nobody is anybody's ally। हमें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही हमें पता चल गया कि कोई किसी का यहाँ पे दोस्ती, यारी, एलाई कोई नहीं है। वर्ल्ड इज रनिंग ऑन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस टुडे। ये एक बड़ा एक वो है, इसीलिए ये जो पीस बोल रहे हैं, वो शांति, अमन हम नहीं ला पा रहे, बिकॉज यहाँ पे एक पावर के पीछे सब भाग रहे हैं। अमेरिका को एक कहीं ना कहीं डर है, बिकॉज इंडिया इज अ राइजिंग पावर। उनको डर है कहीं इंडिया जैसे, इंडिया के लीडर को इतना पूरे वर्ल्ड में प्रेज किया जाता है, माना जाता है, वी आर एन एमर्जिंग पावर। ये भी उनको कहीं ना कहीं ही वाज इनसिक्योर। आप देखिए, ही वाज डेफिनेटली, अमेरिका वाज हेल्पिंग पाकिस्तान। तो चाइना, ऐसे पावरफुल नेशंस को जब देखता है कि कोई और नेशन ऊपर आ रहा है, आई थिंक दैट इज द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी कि नहीं, हमें पावर चाहिए। दिस हंगर फॉर पावर जो है, दिस इज एक्चुअली लीडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। सेकेंडली, आप देखिए कि जितना भी आप किसी को विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। आप US has its own army in Pakistan, and suddenly we can see that Pakistan और US का एक नया रोमांस शुरू हो गया है। बट आप देखिए, अभी इस वक्त जब इजराइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का तो साथ नहीं लिया। पाकिस्तान इज नाउ वॉइसिंग अगेंस्ट इजराइल, पाकिस्तान इज विथ ईरान। सो यहाँ पे दिख रहा है कि सब अपना एडवांटेज देख रहे हैं यहाँ पे। सो व्हेन एवरीबडी इज वर्किंग ऑन बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड पावर, मुझे नहीं लगता एनीबडी इज आफ्टर पीस नाउ। अब रशिया यूक्रेन को ही देख लीजिए, व्हाई इज यूक्रेन सो एडमेंट? क्या कर लेंगे आप वो नाटो के मेंबर बनके, या क्या कर लेंगे? जो उनका जो डिमांड है, क्या पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया? आप उनको
एंटायर वर्ल्ड उनको चाहे उनको मिलिट्री एड दे दे, वेपन्स दे दे, एमिनेशंस दे दे, बट उनके पास लोग ही नहीं है जब लड़ने के लिए। तो ये जो एंटायर जो युद्ध में वो जो भी स्पाइडर वेब जो भी ऑपरेशन किया, क्या ईगो दिखा के क्या फायदा हुआ? वो अपना ही नुकसान कर लिया। सो व्हेनेवर देयर इज अ वॉर वी शुड रियलाइज दैट इट इज नॉट ओनली लॉस ऑफ वन साइड। बेगुनाह लोग यहाँ पे भी मर रहे हैं, वहां पे भी मर रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पावर, जो लीडर्स आर आफ्टर पावर। बट मुझे अभी नहीं लगता कि एनीबडी इज आफ्टर पीस। एवरीबडी इज नाउ वर्किंग ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड पावर। इसीलिए ये ऐसा हाल हो रहा है। एंड इजराइल ने कहा है कि अगेंस्ट ईरान उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब देखिए, ईरान हैज अ नेटवर्क ऑफ लाइक उसको आर्म्ड मिलिशियास ही बोल लीजिए या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बोल लीजिए। आप देखिए हमास देखिए, हूथीज देखिए, हिजबुल्लाह देखिए। तो हर तरफ से मल्टी फ्रंट एक थ्रेट है इजराइल के ऊपर। सो इजराइल इज क्लियरली सेइंग ये उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एंड बाकी जो मुस्लिम कंट्री जो एक साथ वॉइस होके बोल रहे हैं, एक उनके लिए भी एक थ्रेट है, क्योंकि ये ऐसा एक सिनेरियो है जहां पे इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अब इजराइल ने जो ईरान को अटैक किया, यहाँ पे वो कोई यूएन का मैंडेट नहीं था, नो ग्लोबल कंसेंट, नो इंटरनेशनल अबाइडिंग ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ को अबाइड किया गया था। सो ऑल द मुस्लिम कंट्रीज आर नाउ सीइंग दैट नो वन इज सेफ। कल को जो भी पावरफुल नेशन है जिनको लगेगा कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी यूनिलैटरल वो स्ट्राइक या फाइट वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर नाउ आइडियोलॉजी के थ्रू, दे आर नॉट यूनाइटिंग बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी। ये जो वॉइस हम देख रहे हैं, अगर ब्रिगेडियर साहब इस चीज को मैं आपसे समझूं, जैसे जो मैं अभी लिस्ट निकाल रहा था, देख रहा था, उसमें ग्वाटेमाला, चिली 1954 से 1973, ग्रेनाडा, पनामा, युगोस्लाविया जिसका सर्बिया भी कह सकते हैं, सीरिया, लीबिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक वगैरह वगैरह, ये जितने भी कंट्री हैं, कहीं ना कहीं यूएस ने एक बड़ी तबाही मचाई है और उसके बावजूद भी दुनिया यूएस के पीछे पीछे चलने पर मजबूर है। या मजबूर है या मनचाहा दुनिया ऐसी ही है जो हमें दिख नहीं पा रही है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, इतनी कंट्री को तबाह कर दिया, इतने लोग, शायद हमारे पास गिनती भी नहीं हो जितने लोगों को मारा है यूएस ने, उसके बावजूद भी यूएस हीरो है। मैं किसी भी कंट्री को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि हाँ उसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, लेकिन उसके बावजूद जो रिकॉर्ड है सामने में, उसके हिसाब से साफ तौर पे दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल, वो यूएस है। और अभी भी जो सूरत हाल दिख रही है, जैसा कि आपने कुछ चीजें ऐसी पॉइंट आउट की जो शायद हमें भी नहीं पता थी, उन चीजों को भी देख करके साफ तौर पे लग रहा है कि जो भी सिचुएशन आगे बिगड़ेगी उसकी एक बड़ी वजह यूएस भी हो सकता है। तो इसके बावजूद भी क्या ऐसा एक सिस्टम है जिसको यूएस चलाना चाहता है और उसकी वजह से दुनिया उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर है? देखिए, अगर आप पिछले कई हजार सालों की हिस्ट्री देखें, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखते हैं, आपको एक लफ्ज याद आता होगा, सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था? ये आपकी ऑलमोस्ट 12वीं या 13वीं सेंचुरी से जब सिल्क रूट की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक तिजारत की बात थी, कमर्शियल एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से खुशहाली आती थी। अब जहां कमर्शियल एक्टिविटी होगी, पैसा आएगा, उसकी सिक्योरिटी की भी जरूरत होगी। उसकी सिक्योरिटी करने के लिए आपको आर्म फोर्सेस चाहिए और उसमें आपको पावर चाहिए। अब जिसके पास पावर ज्यादा है वो आप इस कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है अपने कंट्री के हिसाब से। उसको वर्ल्ड पीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दूसरों की नहीं है, उसको ये देखना है कि मेरे लिए क्या इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इसी तर्ज पे आकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा अमेरिका बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया। अब वो कई कंट्रीज में उन्होंने जैसे वर्ड यूज किया, दादागिरी भी की, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। जैसे अभी इराक में गए, कहां थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? लीबिया में गए, कहां थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? जबकि ईरान में नजर आ रहे हैं। ये फर्क है। वहां पर अमेरिका ने तबाही मचाई, दादागिरी दिखाई, क्योंकि उनके पास पावर थी। उनको लगता था कि उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट है साउथ ईस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर वो खतरे में है, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने किया। इराक के ऊपर लड़ाई की उन्होंने, क्योंकि इराक ने थ्रेटन किया था कि हम जो ऑयल का बिजनेस करेंगे अब डॉलर्स में नहीं करेंगे, वी विल डू इन अदर करेंसी। तो उससे डॉलर की जो प्रभुत्ता थी वो कम होती थी, और उसके करने के लिए उन्होंने जो किया। तो इस किस्म की चीजें वो करते हैं। परंतु यहाँ पे आगे इजराइल की जो बात है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इजराइल खराब है, अमेरिका खराब है, परंतु ये क्यों नहीं जानते कि 7 अक्टूबर को 2023 को इजराइल के ऊपर क्या हुआ था?
वो उसको किस तरीके से वो एक डास्टर्डली एक्ट किया गया था, मारा गया था, फिर लाशों के ऊपर नाच किया गया था। ये हमास निहत्था है, हमास निहत्था है, हथियार रखे हुए हैं, 300 मीटर नीचे टनल का नेटवर्क बनाया हुआ है, उनके पास एक सी का आर्म है, इसके अलावा फिर भी आप उसको निहत्था मानते हैं? हिजबुल्लाह निहत्था है, उसने लेबनान में कब्जा किया। लेबनान वाज ईडन ऑफ द ईस्ट। आज लेबनान क्या है? क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, और वही यूरोप में हो रहा है। आप फ्रांस में ले लीजिए, बेल्जियम में ले लीजिए, नीदरलैंड में ले लीजिए, आपको मालूम है क्या हो रहा है। तो इस चीज को कंटेन करने के लिए और इजराइल के लिए स्पेशली अपनी जो उनकी एग्जिस्टेंस आई है अर्ली 20th सेंचुरी में, जब उनको ब्रिटिश की मदद से एक जगह मिली है अपनी वापस 2000 साल के बाद, उसको रोकने के लिए वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट गेम नहीं है, ये ग्रे जोन है। तो आप किसी भी तरफ से अगर आप खड़े हो जाएंगे उसकी तरफ से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल जी एग्जिस्टेंस का जो थ्रेट है जिसके बारे में अभी सजदेवा साहिबा कह रही थी, काज़मी साहब, मैं यही चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके साथ। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जो एग्जिस्टेंस का थ्रेट है, आसपास की कंट्री ईरान, सऊदी अरबिया, ये लगातार जितनी भी कंट्री, इवन उर्दून, मैं दो कंट्री को खास तौर पे यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, सऊदी अरबिया एंड उर्दून। ये दो कंट्री है जो अभी तक बची हुई है, और कहीं ना कहीं इनका जो रोल रहा है वो अभी तक फिलहाल वो अलग रहा है, थोड़ा सा ईरान से अलग रहा है। जाहिर है कि कट्टरपंथी किसी भी चीज़ की बर्दाश्त नहीं की जा सकती और दुनिया को इजाज़त दी भी नहीं जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको लगता है आने वाले टाइम पे ये कंट्री बच पाएंगे, ये वाहवाही करके या फिर पुष्ट पनाही करके या फिर क्या नाम है कालीने बिछा करके, ये आने वाले टाइम पे बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे आपकी नज़र में? देखिए, हमने देखा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपसे बता रहा हूं कि जब ट्रंप सऊदी अरेबिया भी गया और जिस तरह इसका वेलकम, वहां की औरतें जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इस्लाम के लाइंस पे, इस्लाम की बुनियादों पे, इस्लाम के तरीकाकार पे, वो तक उन्होंने लेडीज जो है, आपने देखा होगा वो विजुअल बाल अपने जुल्फों को खोल के उसका वेलकम करती हुई। देखिए, आप डरा के वक्त गुजार सकते हैं, कोई एक सेंचुरी गुजार सकते हैं, अल्टीमेटली जब जुल्म की हद बढ़ जाती है तो उसका खमियाजा उस मुल्क को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ये ठीक कहते हैं, वहां वैसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन परसेंटेज जुल्म की किस तरफ से ज्यादा रही ये दुनिया वॉच करती है। और पाकिस्तान को भी पता चल चुका है कि ईरान के बाद जो टारगेट इजराइल ने वहां की है, जो आप देख रहे हैं, आपके चैनलों पे भी चल रहा है कि नंबर पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के बाद जो नंबर होगा इजराइल के थ्रू किसी और मुस्लिम ममालिक पे होगा। एक तो कोई तो मैं अगर इसी चीज से बात अख्ज़ करूं या लूं, तो क्या पाकिस्तान के पास अभी भी टाइम है कि कम से कम बड़े भाई का पैर हाथ जोड़ करके आराम से शामिल हो जाए और सुकून से रहे और आने वाला जो थ्रेट है उससे बच पाए? बिल्कुल बिल्कुल, जो स्थितियां, जो पोजीशंस बता रही हैं, उस पर बिल्कुल इसको पकड़ना चाहिए, और उन लोगों का पकड़ना चाहिए जो दिल से, दिमाग से उस मुल्क के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं। मैं तो ये कहता हूं कि टू टायर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो तो दुआएं करती है कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएं, हम जैसे थे 47 से पहले वैसे हो जाएं जैसे कुछ ममालिक इकट्ठे हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि अमेरिका ने पूरी सियासत जो है दुनिया की बदल दी है, पूरा हमें ये करने पे मजबूर कर दिया है कि अपना अपना, जैसे मैम ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि अपनी टांगे मजबूत कीजिए, अपना रुतबा मेंटेन कीजिए, तभी आप सरवाइव करेंगे। और बाकी जो तिजारत के एतबार से हम जुड़े हैं दुनिया के साथ, वही जुड़े रहेंगे। लेकिन जंगें और इस तरह की क्राइसिस हमें खुद अपने हिसाब से डील करनी पड़ेगी। ये अमेरिका ने सिखाया है पूरी दुनिया को, और यही दुनिया समझ पाई है और दुनिया इसी पे चलेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग के कोई ना कोई मीडिएशन होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी ग्लोबल लीडर्स बैठने चाहिए ताकि ये चीजें रुक जाएं और उसी तरह चले जिस तरह से तरीकाकार से दुनिया चलती रही है। नहीं तो इसके खमियाजे जो है आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे, और अमेरिका बिल्कुल उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार होगा, और तबाही वहां भी बहुत होगी। बड़ी बात यह है कि इस वक्त चूंकि वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना और भी चीज़ें आप लोगों से सीखते और दुनिया को हम बताते किस तरीके से तमाम तर चीज़ें बेहतर हो सकती है, या क्या सच्चाई है इन तमाम तर चीज़ों के या पर्दों के पीछे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन बातचीत के लिए आप तीनों हजरात का, ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान साहब और सुहेल काज़मी साहब और मौसमी सजदेवा साहिबा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।